नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल पर चर्चा करने के लिए, और टाइटल जैसा कि आप सभी जानते हैं। हाँ जी, बेहतरीन टाइटल पर चर्चा करने के लिए, और टाइटल ये है कि इजराइल ने अपनी तरफ से कहा है कि वह बदला लेगा। यह घटना क्या है, कैसे है, इस पर हमने कई सेशन कर दिए हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल का यह बयान देना कि वो बदला लेगा, इस न्यूज को मतलब एक तरह से कहिए डाइल्यूट कर देता है, जिसमें कि ईरान ने अपनी तरफ से कह दिया था कि उसने अपनी तरफ से ऑपरेशन एंड कर दिया है। आपको याद होगा, मिडिल ईस्ट इस समय पूरी तरह हाई टेंशन जोन में चल रहा है। इजराइल पर ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने हमला किया है इजराइल पर। क्यों किया है? क्योंकि इजराइल ने पहले सीरिया में उसके कॉन्सुलेट पर हमला किया है। इसके बदले की कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर कार्रवाई की थी, और कार्रवाई करके इवनिंग तक ईरान ने कह दिया था कि हमने अपनी तरफ से हमला खत्म कर दिया है, हमारी तरफ से ऑपरेशन खत्म हो गया है। हम सब भी ये मानने लग गए थे कि अब सब तरफ शांति हो गई है। इजराइल ने उसके सीरिया पर धमाके किए थे, सीरिया के बदले में ईरान ने इजराइल पर धमाके किए, सब कुछ सेटल हो गया होगा। लेकिन सब कुछ सेटल हो जाए तो इसमें बेइज्जती किसकी है, यही कैलकुलेशन चल रहा है। अगर इजराइल अपने आप को शांत मान ले इस पूरे घटनाक्रम में कि ईरान ने गोले चलाए और इजराइल गोले खा के शांति से बैठ गया, तो क्या आपको यह नहीं लगता कि यह इजराइल की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल पर यह पहला डायरेक्ट हमला है। ईरान ने पहली बार ड्रोन और मिसाइल से इजराइल की भूमि पर डायरेक्ट पहली बार हमला किया है, और पहली बार हमले के जवाब में अगर इजराइल चुप बैठा रह जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अब तक बनी हुई जो भी साख है उस पर बट्टा लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर लोग इजराइल को समझाने लग रहे हैं कि भाई आपने भी तो सीरिया पर इनके हमला कर लिया था ना, सीरिया में इनके काउंसुलेट पर हमला कर लिया था, तो वो भी तो गलत था ना। इजराइल ने कहा है नहीं, अगर कोई यह कहता है कि हमने सीरिया पर हमला करके ईरान के ऊपर हमला किया था, तो 1992 में ईरान ने अर्जेंटीना में इजरायली एम्बेसी पर हमला किया था 1992 के अंदर, और जब उन्होंने उस समय हमारी एम्बेसी पर हमला किया था तो वो भी एक तरह से ईरान का हमारी एम्बेसी पे यानी हम पर हमला था। अगर इन्होंने पहले हम पर हमला किया था, अब हमने इनकी एम्बेसी पर हमला कर दिया, तो एम्बेसी वर्सेस एम्बेसी या कॉन्सुलेट वर्सेस कॉन्सुलेट, ये तो न्यूट्रल हो गए। ये न्यूट्रल हो गए तो ईरान की तरफ से हमला ये पहली बार और फर्स्ट हमला कंसीडर किया जाएगा, और अगर ऐसा है तो इजराइल इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अब ये जो बातें मैंने अभी बोली ना, ये सारी बातें इजराइल के अंदर वॉर कैबिनेट में डिस्कस हुई हैं। यही कारण है कि ये सुर्खी बनी हुई है। क्या? जरा देखिए, इजराइल ने कहा है कि ईरान के साथ हमारा युद्ध खत्म नहीं हुआ है और हम उसकी कीमत पूरी तरह से वसूलेंगे। ईरान ने कहा है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं था इसलिए हमला किया, लेकिन इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उसको अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरी तरह से जो उसने अभी हमारे साथ किया है उसका पाई पाई वसूल करेंगे। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग पड़ाव पर पहुंचता जा रहा है। जहां कल तक यह लग रहा था कि इजराइल भी शांत हो जाएगा, इजराइल को लोग याद दिला रहे हैं कि यदि आप अब नहीं बोले तो कहीं दुनिया आपको कमजोर ना मान ले। अगर संभव हो तो बोलने का प्रयास कीजिए। बस उसी बोलने के प्रयास में इनकी कैबिनेट में इस समय डिस्कशन चल रहे हैं, और इस डिस्कशन को लेकर के फिलहाल सरगर्मियां युद्ध को लेकर बनी हुई हैं। इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री द्वारा इजराइल और ईरान के विदेश मंत्रियों से टेलीफोनिक संवाद किया गया है। संवाद में क्या हुआ, भारत के लिए क्या बात हुई, किस तरह से इस एस्केलेशन को कम करने की बात हुई, सारी चर्चा आज के सेशन में है। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश सुन लें। गुजारिश ये, यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपडेटेड रहने के लिए, हमसे कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट आएगा आपको समय पर पहुंचा दिया जाएगा। सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। साथ ही साथ साथियों, 17 अप्रैल से यानी रामनवमी के अवसर से आरएएस फाउंडेशन बैच नटराज शुरू हो रहा है, जिसमें मैं एथिक्स की क्लासेस लेने वाला हूं। लेकिन हमारे कॉल सेंटर पर बहुत सारे हमारे पूर्व विद्यार्थी और नॉर्मल विद्यार्थी जो आए दिन हमें सुन रहे हैं, उनकी तरफ से डिमांड थी कि केवल आरएएस के स्टूडेंट्स को मिलने वाला जो एथिक्स है, अगर वो उन्हें भी उपलब्ध करा दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर मेरे जीएस फाउंडेशन के तमाम बैच के विद्यार्थियों की इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने
एथिक्स वाले बैच में हमारे पूर्व विद्यार्थी, यहां पर 16 सब्जेक्ट हैं 7500 रुपीज में RAS फाउंडेशन में, लेकिन केवल एथिक्स पढ़ने वाले मेरे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एथिक्स कूपन कोड अप्लाई करने पर एथिक्स स्पेसिफिकली 499 में उपलब्ध करवाया जा रहा है, पूरे 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। और साथ में जो नए विद्यार्थी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिलहाल मेरे साथ नहीं जुड़े हुए थे, वो अगर एंट्री लेना चाहते हैं मेरे एथिक्स के कोर्स में जो 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है, वो मात्र 999 के अंदर क्लास में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल हमने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर डाल दी हैं। साथ ही अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो मात्र 1999 के अंदर 6 किताबें आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट की 3000 पेजेस में कुछ इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स की 1999 में इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस भेजी जा सकती हैं। ठीक है, कल के सेशन में जब हमने आपको जानकारी दी थी कि इजराइल पर हमला करेगा ईरान, उसके बाद में हमला हुआ, इजराइल के ऊपर ईरान का हमला हुआ और उसके बाद में इजराइल ने अपने स्तर पर सभी ऑप्शंस तलाशने शुरू किए कि ईरान के इस हमले का बदला कैसे लिया जाए। आपको एक बात यहां समझनी बहुत जरूरी होगी, यहां बड़ा ही नैतिक द्वंद्व इजराइल के सामने खड़ा हो गया है, जहां एक और यह मुकाबला 1 के मुकाबले 1 पर समाप्त कहा जा सकता है, वहीं इजराइल को यह कैलकुलेशन करनी पड़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो दुनिया भर में जो उसने इमेज बनाई थी कि इजराइल पर अगर कोई हमला करता है तो इजराइल उसका बदला लेता है, इसकी यह इमेज उसके शांत रहने से कहीं खत्म ना हो जाए। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि इजराइल ने सबसे पहले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है और जियोपॉलिटिक्स में आखिरी दाव किसने चला, सारा की सारा मैच उसके ऊपर जीता जाता है। जैसे बचपन में कभी आपने अपने छोटे भाई बहन के साथ जिद बहस की हो तो बड़े भाई को इस बात की हमेशा जिद होती थी कि आखिरी लाइन मैं बोलूंगा बहस में और आखिरी बार अगर मार कुटाई करेगा तो मेरा थप्पड़ आखिरी होना चाहिए, यह नहीं कि इधर से कोई मार रहा है उधर से भी कोई मार रहा है। व्यवहार में अगर आपने बचपन में यह कालखंड जिया है तो आज इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, कहानी को अगर मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को जो हमास का हमला हुआ था, वो हमास का हमला असल मायने में इजराइल के ऊपर ईरान ने भड़का के करवाया था। यानी एक प्रकार से ईरान वर्सेस इजराइल की कहानी में अब तक सारी लड़ाइयां प्रॉक्सी वॉर के रूप में हो रही थी। ईरान ने हमास को भड़काया, उसने इजराइल पर हमला कर दिया। ऐसे ही ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह को भड़काया गया, हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। यहां पर हमले इनडायरेक्टली होते थे। ऐसे ही ईरान ने हूतियों को भड़काया, उन्होंने जाकर के हमला कर दिया। यानी इजराइल पर जो अब तक हमले होते थे वो इनडायरेक्टली होते थे, यह आप सबको मालूम है। लेकिन इजराइल ने फिर एक नया गेम किया और उसने क्या किया, उसने सीरिया के अंदर जो ईरान का कॉन्सुलेट था उस पर गोला दाग दिया। तो यहां से एक नया मैच शुरू हो गया। नया मैच फिर से शुरू किस प्रकार से हो गया, इजराइल वर्सेस ईरान का मैच शुरू हुआ, जिसमें इजराइल ने पहला विकेट लिया। कैसे विकेट लिया, इसने इनकी कॉन्सुलेट पर बम धमाका किया। तो कॉन्सुलेट पर बम धमाका, एक विकेट इनके पक्ष में चला गया साहब। अब ईरान वालों को अपने यहां पर बेइज्जती फील हुई कि यार हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रहा, हम पर, हमारे कॉन्सुलेट पर हमला हो गया, यानी हम पर हमला हो गया। तो ईरान वालों ने कहा हमें इस हमले को जवाब देना होगा। ईरान वालों ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल पर हमला किया, लगभग 350 बम धमाके कर दिए, एक साथ गोला बारूद चला दिए। तो अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुकाबला 1:1 पर है। आपने इनके कॉन्सुलेट पर बम दागे, इन्होंने आपके देश पर बम दागे, बराबर। अब यहां पर टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं। इजराइल ने ईरान पर बम धमाका जो किया था, असल मायने में वो सीरिया में किया था, सीरिया में कॉन्सुलेट पर किया था। कॉन्सुलेट पर धमाका करना वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। ईरान ने इस वजह से दुनिया भर में अपना विरोध व्यक्त किया कि कोई भी इस प्रकार से वियना कन्वेंशन का अगर उल्लंघन करेगा तो सामने वाला देश अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सॉवरेनिटी, संप्रभुता की रक्षा के लिए बदला ले सकता है। तो ईरान ने अपने सीरिया में कॉन्सुलेट पर हुए हमले की तुलना करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए हमला किया। मामला 1:1 पर प्रॉपर चल रहा था, खत्म हो गया, सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए था। लेकिन इजराइल वाले पीछे से कुछ और खोज लाए। क्या खोज लाए? इजराइल वालों ने खोज लिया कि साहब हमारे ऊपर पहले भी एक बार हमला हुआ है। कब हमला हुआ? बोले 1992 में हमारा अर्जेंटीना के अंदर एक कॉन्सुलेट था,
उस पर ईरान वालों ने हमला किया था। अर्जेंटीना में हमारा कॉन्सुलेट था जिसमें 4 इजरायली मारे गए थे और कुछ 15-20 अर्जेंटीना के लोग मारे गए थे। अर्जेंटीना की कोर्ट ने ईरान को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया था। यही कारण है कि इजराइल वाले आज भी 17 मार्च के आसपास की घटना है, इसको आज भी उस दिवस के रूप में याद करते हैं। चलिए ये बात भी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉन्सुलेट पर अटैक करके इजराइल ने एक पॉइंट लिया हुआ था, वो पॉइंट तो इन्होंने 1992 में कॉन्सुलेट पर हुए हमले से न्यूट्रलाइज कर लिया। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, यानी 1:1 का मुकाबला तो बराबर हो गया। फिर मैच में कौन जीता? तो बोले यदि इससे बराबरी हो गई तो मैच तो अभी भी ईरान जीत रहा है। बस यही बात ना इस समय पर इजराइल के अंदर होने लग रही है कि ओवरऑल अभी ईरान लीड लेकर के इस युद्ध में चल रहा है। टेक्निकली इजराइल अभी लीड लेकर नहीं चल रहा है, यानी इजराइल पिट के बैठा हुआ है, पीट कर नहीं बैठा हुआ है। लेकिन इस विषय पर इनकी वॉर कैबिनेट में मीटिंग हुई। वॉर कैबिनेट की मीटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सब लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करने लग रहे हैं कि बताइए हम अपना रेस्पॉन्स कैसे दें। ईरान ने हम पर हमला किया है, इसको हम पूरी तरह से ऐसे ही छोड़ दें, इस पर डिसीजन अभी लें या नहीं लें, क्योंकि दुनिया भर के लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि रिटेलिएटरी एक्शन में मैं साथ खड़ा नहीं रहूंगा, लेकिन दुनिया के बहुत से देश कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए साथ हैं। तो लोहा गर्म है, अगर कहो तो अभी बदला ले लिया जाए। तो इजरायली वॉर कैबिनेट ने एक हीटेड डिबेट देखी कल के दिन और आज के दिन। आप तारीख देखें और नजर फरमाएं तो 15 तारीख ही है आज, और आज यहां पर न्यूज देख रहे हैं CNN के अंदर लिखा हुआ है कि ईरान अटैक को लेकर के इनके यहां पर हीटेड डिबेट चली है, यानी कि जिद बहस चली है। और बहस किस बात की चली है कि हम इस हमले का विरोध करें या नहीं करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि शांति रखनी चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बदला लेना चाहिए। तो जो लोग बदले की हिमायत कर रहे हैं वो ही युद्ध को बढ़ावा देंगे, और युद्ध को बढ़ावा देंगे इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, इनके कैबिनेट में एक मंत्री हैं जिनका नाम है बेनी गैंट्स। वो लगे हुए हैं इस हमले के लिए। बोले हमें सोचना तो चाहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ ही सही, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ईरान के यहां पर कैजुअलिटी मतलब सिविलियंस की ना हो, लेकिन उसका भी नुकसान हो। तो इस तरह की बातें फिलहाल चल रही हैं। मतलब एक प्रकार से इजराइल इस समय द्वंद्व की स्थिति में जी रहा है। पहला, दुनिया भर का समर्थन, जैसे यूरोपियन यूनियन का समर्थन उसे प्राप्त हो रहा है। लोग कहने लग रहे हैं, यूरोपियन कमीशन की तरफ से उर्सुला वॉन डेन कह रही हैं कि देखिए इजराइल के साथ गलत हुआ है। बोले दुनिया का समर्थन हमें मिल रहा है। ऐसे में ही अगर हम रिटेलिएशन कर दिए तो लोग मानेंगे कि इजराइल ने अपनी इज्जत की रखवाली की है। वहीं अमेरिका ने इजराइल को समझा दिया है कि तुम बदला लोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तो इस विषय पर साहब इनकी चर्चा और गर्म हो जाती है। इसी बीच में जो इस समय पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं, उनसे एक समाचार पत्र ने पूछ लिया कि सर यदि आपकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ होता तो क्या करते। इन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ होता तो हम जबरदस्त रेस्पॉन्स देते। तो भाई साहब फिर ईरान ने गलत क्या किया? तो बोले ईरान ने गलत नहीं किया, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड उस कॉन्सुलेट में कर क्या रहे थे। बोले कौन सी कॉन्सुलेट में? बोले अगर सीरिया के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड बैठे हुए हैं तो यह दर्शाता है कि वो अपने देश के बाहर निकलकर दूसरे देश के अंदर रहकर किसी तीसरे देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें पनिशमेंट तो मिलना चाहिए था। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की सर्विसेज है ना, देखिए ईरान के अंदर ईरान की अपनी सेना भी है। जैसे आज भारत के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाएं हैं, ऐसे ही ईरान के पास अपनी ओरिजिनल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं हैं। उसके अलावा भी उन्होंने 1.5 लाख ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के नाम से एक प्राइवेट सेना बनाई हुई है। हालांकि यह प्राइवेट सेना सरकार की निजी सेना है। अब आप कहेंगे सरकार की तो सरकारी सेना होती है, निजी सेना क्या होती है? जो ओरिजिनल सेना है वो ईरान के अस्तित्व के साथ ही चली आ रही है। लेकिन 1979 के बाद से जब खमेनेई सरकार में आए तो इन्होंने एज ए रिलीजियस सुप्रीम लीडर बनने के नाम पर अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को प्रमोट किया। एक तरह से यह समझिए कि जो यहां के धार्मिक नेता है ना ईरान के, उनकी पर्सनल सेना है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो ईरान के बाकी मसलों पर ध्यान देती है। तो बोले बाकी मसले क्या? बोले ईरान का आंतरिक मसला या बॉर्डर का मसला तो इनकी फोर्स निपट लेगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की बात का सिक्का चलता रहे, फिर चाहे वो इराक हो, चाहे सीरिया हो, फिर चाहे यमन हो, चाहे कतर हो, जहां भी हो,
ईरान की बात चलती रहे तो इसके लिए ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का गठन किया गया। इस रेवोल्यूशनरी गार्ड में से भी 5 से 10,000 लोग, 1.5 लाख में से 5 से 10,000 लोग एकदम जबरदस्त स्मार्ट प्रकार के सैनिक बनाए गए, जिन्हें कुद्स फोर्स कहा जाता है। तो बोले जो कुद्स फोर्सेस है ना, वो तो प्रॉपर तरीके से हमले अंजाम देती हैं, दूसरे देशों में ईरान के हितों की रखवाली करती हैं। यानी एक प्रकार से समझिए कि ईरान की सरकार की अपनी एक सीक्रेट फोर्स है, लेकिन उसके बारे में सबको पता है। तो इन्होंने कहा कि उस फोर्स को लेकर पहले भी खूब बवाल हुआ है। मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। अमेरिका ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ऑलरेडी बैन किया हुआ है, यानी कि एक प्रकार से वो उसे आतंकी संगठन मानता है। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को यदि आतंकी मानना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब आतंकियों पर हमला करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसी स्थिति में सीरिया में अगर कॉन्सुलेट पर हमला हुआ तो वो तो आतंकियों पर हमला हुआ। इजराइल के खिलाफ प्लानिंग करने वाले, चाहे हिजबुल्ला के लोग हों या हमास के हों या कुद्स फोर्सेस के हों, उन पर अगर हमला होता है तो वो तो उनका सेल्फ डिफेंस कंसीडर किया जाएगा। यानी इजराइल अब इस प्रकार का प्रयास कर रहा है कि इस पूरे मामले को, और ये मैं आपको याद दिला दूं, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इजराइल ने अपनी तरफ से एक बात बोली है और उसने कहा है हमारा रिटेलिएशन का अधिकार रिजर्व है, यानी कि बदले की कार्रवाई करने से आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि इजराइल पर ईरान का डायरेक्ट हमला हुआ है। और जो हमने हमला किया था सीरिया में, वो फोर्स नहीं, हमने आतंकियों पर हमला किया था। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल जब यूएन में आज के दिन यह अनाउंस कर चुका है कि हमारा बदले का अधिकार अभी सुरक्षित है, इसका मतलब इजराइल अभी शांत नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ईरान ने अपनी तरफ से एक और हम्बल जेस्चर प्रदर्शित किया। ईरान ने दुनिया वालों को कहा कि हमने हमला करने से पहले ही दुनिया को आगाह कर दिया था, आसपास के देशों को वार्निंग दे दी थी। इसके साथ साथ हमने तुर्की से भी कह दिया था कि वो अमेरिका को बता दे कि हम इजराइल पर हमला करने वाले हैं। अमेरिका ने ही हमसे कहा था वाया तुर्की कि हमला करना, लेकिन हद में लेकर एक्शन लेना, यानी लिमिट क्रॉस मत कर जाना। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि झगड़ा हो रहा है, सामने वाला थप्पड़ मार रहा है, एक तीसरा व्यक्ति जो थप्पड़ मारने वाले से कह रहा है कि सुनो ज्यादा तेज मत मारना, गाल पर निशान नहीं पड़ जाने चाहिए। इस प्रकार से अमेरिका ने तुर्की के माध्यम से ईरान से कहा, बताया। हालांकि अमेरिका ने इस बात से किनारा कर लिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि ईरान वाले कह रहे हैं कि उन्होंने हमला करने से पहले 48 घंटे पहले गल्फ देशों से और सऊदी कंट्रीज से कह दिया था कि अपना एयर स्पेस बंद कर दें, हम हमला करने वाले हैं, हवाई जहाजों को साइड में बिठा लें क्योंकि हमला हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं। इसी बीच के अंदर एक और जानकारी निकल कर आई जो मैंने आपको अभी बताई। ये ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रहा है, घूम रहा है कि ईरान ने 1992 में हमला किया था। जो मैं बात कर रहा हूं ना 92 में, वो कुछ इस प्रकार से हमला था जिसको अर्जेंटीना की कोर्ट ने कहा था कि वो हमला ईरान ने कराया था। ठीक है ना। इसकी 30वीं एनिवर्सरी हाल ही में 17 मार्च को मनाई गई थी। चलिए साहब, तो यहां तक हो गया। इजराइल पर बड़ा हमला करने ना करने पर ईरान ने कहा कि देखो हमने छोटा सा हमला किया है, अब इस बात का ज्यादा बतंगड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं नेतन्याहू इन दिनों कर क्या रहे हैं। नेतन्याहू अपने स्तर पर अमेरिका का तो पहले से ही प्रभाव ले चुके हैं कि ईरानियन जो फोर्सेस हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उनको आतंकी संगठन डिक्लेयर करा चुके हैं। वहीं इजराइल ने ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि इनकी फोर्सेस के ऊपर सख्त एक्शन लीजिए, यानी पहले इन्हें आतंकी डिक्लेयर कर दीजिए। इतना ही नहीं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ कनाडा भी निकलकर आ गया है और कनाडा ने अपनी तरफ से कहते हुए कहा है कि हम इसे अब अपनी तरफ से आतंकी संगठन डिक्लेयर करते हैं। मतलब अब यह हो रहा है कि ईरान की फोर्स के अतिरिक्त जो फोर्स है, यानी इनकी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के अलावा वाली जो फोर्स है जिसके अंदर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुद्स फोर्सेस आती हैं, उन्हें आतंकी संगठन कनाडा डिक्लेयर कर चुका है। और यूके से कहा जा रहा है कि आप भी इसे अपनी तरफ से रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन डिक्लेयर करिए। इस प्रकार से इन पर प्रेशर पहले भी डाला गया है और अब भी डाला गया है। एक प्रकार से यह समझिए, अगर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड आतंकी संगठन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से डिक्लेयर हो जाते हैं तो यह वही हाल करेंगे जो आईसिस का किए थे। अगर आपको ध्यान हो तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में
आईसिस के लड़ाकों ने भी अपनी सेना बना ली थी, वो बाकायदा अपना देश मानते थे, इराक और सीरिया के अंदर मिलाकर एक संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनके पास भी प्रॉपर वेपन, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर फोर्स हुआ करती थी। लेकिन अमेरिका ने उसे आतंकी संगठन डिक्लेयर किया और उसके पीछे पीछे सभी पिछलग्गू कंट्रीज ने भी उसे आतंकी संगठन डिक्लेयर किया। यही कारण है कि जब अमेरिका ने आईसिस के खात्मे के लिए एक्शन उठाया तो बाकी सारे देश भी सीरिया और इराक पर हमला करने चले आए कि हम आईसिस को खत्म करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये लोग इनके ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और कुद्स फोर्सेस को, जो कि ईरान के बाहर ईरान के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार की मतलब एक प्रकार से सेटिंग बिठाते हैं या फिर अपने हितों की रक्षा करने के लिए हमले करवाते हैं, इन्हें अगर वेस्टर्न वर्ल्ड आतंकी संगठन डिक्लेयर करने में कामयाब हुआ तो इस आतंकी संगठन के ठिकानों को टारगेट करने के नाम पर ये लोग ईरान पर हमला बोल सकते हैं। कुछ इस तरह की फील्डिंग जमाई जा रही है। हालांकि दुनिया के लोगों का कहना है कि इजराइल पूरी दुनिया को युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है। ऐसा डर मार्केट में बैठने लगा कि अगर ईरान और इजराइल वाकई में एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट कर गए तो मार्केट का बुरा हाल होगा, और हुआ भी यही। मार्केट जैसे ही सोमवार को खुला 900 अंक की गिरावट दर्ज किया, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से साफ हो गए। 5.18 लाख करोड़ रुपए ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट के चलते डे 1 में ही आज नुकसान की भेंट चढ़ गए। क्रूड ऑयल के सप्लाई के अहम रूट प्रभावित होने शुरू हो गए हैं। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, जब रूट परेशान होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के ही गल्फ ऑफ पनामा गल्फ का जो, ये पनामा बोल रहा हूं, पर्शियन गल्फ का जो ऑयल है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से ही आता है। और इसी हॉर्मुज स्ट्रेट में हाल ही में ईरान के द्वारा एक जहाज को कैप्चर किया गया है जिस पर 17 भारतीय नागरिक मौजूद थे। 13 अप्रैल को ईरान की नौसेना के कमांडो ने इजराइल से जुड़े हुए जिस जहाज को कब्जा किया उसमें 17 भारतीय नागरिक सवार थे। आपको ध्यान होगा इस जहाज को बकायदा ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और नेवी के लोगों के द्वारा इस प्रकार हेलीकॉप्टर से आकर के रोका गया और इस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोक करके कब्जा कर लिया गया। इसी के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा पहले तो इजराइल के विदेश मंत्री से बात की गई और फिर ईरान के विदेश मंत्री से बात की गई, और ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हुए जो 17 भारतीय क्रू मेंबर इस एरियस नाम के जहाज पर सवार हैं उनकी कुशल क्षेम की बात की गई। इस पर ईरान की तरफ से आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार अगर चाहे तो अपने क्रू मेंबर्स से मिल सकती है। जो 17 लोग ईरान के इस समय कब्जे में हैं उनसे भारत सरकार जाकर मिल सकती है। भारत सरकार के जो नुमाइंदे ईरान में बैठे हुए हैं वो उनसे वार्ता कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार ने अपने क्रू की हिफाजत के लिए ईरान से प्रॉपर बातचीत की। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जिस भी प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है इस विषय को लेकर के भी आपने टेलीफोनिक वार्ता की, जिस वार्ता की एक्नॉलेजमेंट खुद इनके विदेश मंत्री ने दी। ईरानियन विदेश मंत्री ने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन, ये क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, इंडिया के साथ साथ टर्की, साथ में इन्होंने और जो अपने साथी हैं जैसे कि इजिप्ट और सीरिया, उन सब के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है और स्थिति से अवगत कराया है। इसी बीच में भारत के अंदर इजराइल के जो एम्बेसडर नायर गिलॉन हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस मुद्दे पर अपना पॉइंट रखा है। इजरायली एम्बेसडर ने रखा है कि इजराइल इस मसले का बदला जरूर लेगा लेकिन तय खुद करेगा कि हमला कब और कैसे किया जाना है, यानी कि रिटेलिएशन की प्लानिंग इजराइल अपनी तरफ से करेगा, उनके प्रोवोकेशन से तुरंत ले यह आवश्यक नहीं है। नायर गिलॉन के साथ में अखबार वालों की जब बात हुई तो उन्होंने इस विषय पर अपनी बातें प्रॉपर तरीके से रखी। हालांकि पाकिस्तान ने भी इस पर वेदना व्यक्त की है लेकिन इजराइल नामक शब्द का अपने किसी भी लेटर पर जिक्र नहीं किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी जा सकते हैं, पाकिस्तानी इजराइल को लेकर के वीजा नहीं देते हैं। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपको अपनी तरफ से क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इजराइल ईरान के ऊपर अपना रिटेलिएशन प्लान करेगा या अंतरराष्ट्रीय दबाव इजराइल को ऐसा करने से रोक देगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए आपसे निवेदन इतना ही है। अपडेट के लिए जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है जिसे क्लिक कर लें ताकि भविष्य में आने वाले अपडेट आपको समय समय पर मिल जाएं। साथ ही राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे साथी
नटराज बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच मात्र 7500 रुपीज में उपलब्ध है। इनमें से यदि कोई केवल एथिक्स पढ़ना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स मुझसे केवल एथिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 999 में मैं एथिक्स का बैच ओपन कर रहा हूं, जिसे आप रामनवमी के दिन से अपनी पाठशाला पर पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आप में से कोई हमारा पुराना विद्यार्थी है, एप्लीकेशन के लाखों विद्यार्थियों में से कोई पुराना विद्यार्थी है जो एथिक्स पढ़ना चाहता है, किसी भी कोर्स में वो एनरोल है, चाहे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कहीं पर भी एनरोल है, तो वो एथिक्स कूपन कोड यूज करे और 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 499 के अंदर रामनवमी से शुरू होने वाले एथिक्स की क्लास में एंट्री ले ले। बाकी आपने से यदि कोई साथी मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहता है तो मात्र 1999 में हमारे हैंड रिटन नोट्स 4 सब्जेक्ट्स की 6 किताबें 3000 पेजेस मात्र 1999 में आपके घर पर कुरियर करने के लिए उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।